Hello students, in this video we'll discuss chapter number 1, the Union Legislature, the Union Parliament. बेटा ऑल इन ऑल ये चैप्टर होने वाला है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी। अब क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि भाई क्यों इजी होने वाला है, क्योंकि जब आप लोग अपनी क्लास 8th में थे तो आप इस चैप्टर के मैक्सिमम टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। बस बेटा क्योंकि अब इस टॉपिक को आप अपनी क्लास 10th के लिए पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा डीप में जाकर पढ़ना पड़ेगा। कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो क्लास 8 में इंक्लूडेड नहीं थे, वो भी इस ईयर आपको पढ़ना पड़ेगा। पर बेटा क्योंकि अब आप क्लास 10th में हैं तो आपके साथ एक प्लस पॉइंट है कि आप लोग न्यूज़ देखते होंगे, आपके पास अपना मोबाइल होगा तो रील्स देखते होंगे, तो कहीं ना कहीं आपने लोकसभा की प्रोसीडिंग्स को भी देखा होगा, राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स को भी देखा होगा, डिबेट्स को भी सुना होगा, है ना कुछ कहीं ना कहीं तो देखा होगा। हम स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट टॉपिक को, फेडरल सेटअप इन इंडिया। मैं फेडरल सेटअप की बात करूं उसके पहले फेडरलिज्म क्या होता है वो हम समझेंगे। तो फेडरलिज्म क्या है? सिस्टम है गवर्नमेंट का जहां पर जो पावर होती है गवर्नमेंट की वो डिवाइडेड होती है 2 लेवल में और मोर दैन 2 लेवल में। जैसे हमारी कंट्री की बात करें हम, हमारी कंट्री इंडिया में एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं, जो पूरे इंडिया के लिए क्या बनाती है, लॉज बनाती है ना। और फिर एक गवर्नमेंट होती है जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है, जैसे हमारी एमपी गवर्नमेंट जिसके सीएम है मोहन यादव। आप यूपी या बिहार से बिलोंग करते होंगे तो आपके या तो सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे या सीएम नीतीश कुमार होंगे, या किसी भी स्टेट वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते होंगे तो कौन होंगे, ममता बनर्जी। एक स्टेट की गवर्नमेंट होती है जो स्टेट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। अब हमारे एमपी के रूल्स रेगुलेशन आपके वेस्ट बंगाल में नहीं लगेंगे, आपके वेस्ट बंगाल के रूल्स रेगुलेशन हमारे स्टेट में फॉलो नहीं करेंगे, जो किसने बनाए होंगे, स्टेट गवर्नमेंट ने, है ना। तो हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, हमारी कंट्री में स्टेट गवर्नमेंट भी है। इट मीन्स हमारा इंडिया किसको फॉलो करता है, फेडरल सेटअप को फॉलो करता है। क्लियर है? अच्छा, एक और हमने तो एक लेवल को और ऐड किया है, जैसे हम लोकल लेवल गवर्नमेंट कहते हैं जिसमें पंचायती राज सिस्टम आता है, म्यूनसिपालिटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आता है। क्लियर है? चलो, तो जो फेडरलिज्म है वो क्या है, सिस्टम है। किसका सिस्टम है? गवर्नमेंट का सिस्टम है, जहाँ पर पावर डिवाइड होती है सेंट्रल अथॉरिटी में और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में। ठीक है, किसी भी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट और सेंट्रल अथॉरिटी में जब पावर का डिवीजन होगा तो उसी को क्या कहेंगे, फेडरलिज्म। अब बेटा कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स क्यों लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं लिखा, लोकल लेवल गवर्नमेंट क्यों नहीं लिखा। तो बेटा बात ऐसी है कि हर कंट्री में स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती, हर कंट्री में कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं होती। क्लियर है? कुछ कंट्रीज़ में लोकल लेवल गवर्नमेंट नहीं होती हैं, तो इसीलिए हमने लिख दिया है कि भाई आपकी कंट्री किसी भी मॉडल को फॉलो करती हो, एक सेंट्रल गवर्नमेंट तो होगी और कुछ उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट होंगी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, कम्युनिटी गवर्नमेंट भी हो सकती है, लोकल लेवल गवर्नमेंट भी हो सकती है। क्लियर है? पर हमारे इंडिया के केस में 3 टियर्स है। क्लियर है? 3 टियर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल लेवल गवर्नमेंट। बेटा अगर हम बात करें फेडरल गवर्नमेंट की, तो फेडरल गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है वो किसके कंट्रास्ट में आया है, यूनिटरी गवर्नमेंट के कंट्रास्ट में आया है। यूनिटरी गवर्नमेंट में सिर्फ एक ही लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है, बाकी सब यूनिट्स होती हैं पर वो सबऑर्डिनेट की तरह काम करती हैं। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट के काम अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट के काम अलग है, लोकल लेवल गवर्नमेंट के काम अलग है। ठीक है, कोई किसी का सबऑर्डिनेट नहीं है, सबको अपने अपने हिस्से की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। पर जब हम यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट सिर्फ एक ही लेवल पे काम करती है अपनी सब यूनिट्स के साथ। ठीक है, जो कि सबऑर्डिनेट होते हैं किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के। पर इंडिया में आप ऐसा नहीं कह सकते कि स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट है किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। क्लियर है? अगर मैं फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करूँ तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होते हैं उन्हें डिवाइड कर दिया जाता है सेंट्रल स्टेट के बीच में। ठीक है, एंड बोथ आर सुप्रीम विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्पेयर्स। अब जो काम स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए हैं, स्टेट गवर्नमेंट उस काम में सुप्रीम रहेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं सुनेगी अनटिल अनलेस
कोई कंट्रोवर्सी हो, ठीक है, और वो कंट्रोवर्सी भी कैसी हो जिसमें नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो। अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट को पूरी ऑटोनॉमी दी गई है कि वो अपने स्पेयर में जो काम उसे सौंपे गए हैं उसमें काम करे। अब जैसे स्टेट गवर्नमेंट को पुलिस दी गई है, एग्रीकल्चर दिया गया है, ट्रेड दिया गया है, तो एक स्टेट की गवर्नमेंट ट्रेड को लेकर के, एग्रीकल्चर को लेकर के जो भी पॉलिसी बनाएगी उसमें सेंटर इंटरफेयर नहीं करेगा। क्लियर है? तो हमने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को डिवाइड कर लिया है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, जहाँ पर दोनों ही सुप्रीम हैं अपने रिस्पेक्टिव एरियाज़ को लेकर। और ये रिस्पेक्टिव एरियाज़ किसने डिसाइड किए हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं इनके रिस्पेक्टिव एरियाज़ को। जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो ना ही तो एजेंट होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, ना ही तो सबॉर्डिनेट होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, नो डू दे ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम इट। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नहीं है बेटा जो स्टेट गवर्नमेंट को पावर देगी। स्टेट गवर्नमेंट को अपनी पावर मिली हुई है और उससे पावर देने वाला कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? जो स्टेट गवर्नमेंट है ना ही तो वो एजेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ना ही तो उसे पावर या अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। क्लियर है? उसे पावर देने वाला, उसे अथॉरिटी देने वाला कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेटा आप लोगों को ये बात समझ में आ गई ठीक से कि हमारे इंडिया में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबॉर्डिनेट या एजेंट नहीं है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ है क्या कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है दोनों ही अपनी अथॉरिटी को ड्रॉ करती हैं सेम कॉन्स्टिट्यूशन से। एक ही तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया में, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स को भी लिखा गया है और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को भी लिखा गया है। दोनों एक दूसरे की सबॉर्डिनेट नहीं है, दोनों के काम अलग अलग हैं, दोनों अपना अपना काम करती हैं। हमने ऑप्ट किया है बेटा फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को। इंडिया एक फेडरल कंट्री है, हमारा फर्म बिलीव है फेडरलिज्म में, पर बेटा हमने थोड़ा सा यूनिटरी, स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बाइस पे भी काम किया है कि अगर किसी बात में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिस्प्यूट, कन्फ्लिक्ट होता है तो हमेशा चलेगी किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक कोई बात? अगर मैं इस फ्रेज की बात करूँ, स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बाइस, इसका मीनिंग क्या होता है कि भाई हमने हमारे इंडिया में पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड तो कर दिया है, पर as and when any dispute and conflict arises, who will win? सेंट्रल गवर्नमेंट। थोड़ी सी ज़्यादा पावर हमने किसको दी है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर से ध्यान से सुन लो, ये जो लिखा हुआ है ना स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बाइस, इसका मीनिंग होता है कि although we have divided power between central and state government, both have their own areas to work, पर सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल है। डिसप्रपोर्शनेट पावर किसको मिली हुई है? सेंट्रल गवर्नमेंट को मिली हुई है। प्रपोर्शन का मतलब क्या हुआ? इक्वल 50-50 हम दोनों को दे देते, पर ऐसा नहीं है बेटा, थोड़ा सा प्रपोर्शन किसके पास ज़्यादा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा है। डिसप्रपोर्शनेटली लार्ज अमाउंट ऑफ पावर, स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बाइस, डिसप्रपोर्शनेटली लार्ज अमाउंट ऑफ पावर, ठीक है, किसको मिली हुई है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये बार बार मैंने इसलिए बोला कि आप लोग सीख जाओ, दोबारा ना भी पढ़ो तो याद रहे। अब बेटा अब एक मिनट हम लोग ये देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस इस चैप्टर में हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ फेडरल सेटअप इस ईयर हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो ये हमें नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपको सीधे किस टॉपिक पे आ जाना है? द यूनियन पार्लियामेंट। किस पे आ जाना है बेटा? द यूनियन पार्लियामेंट। तो बेटा जो यूनियन लेजिस्लेचर है वो किस किस से मिलके बना है? यूनियन लेजिस्लेचर कंप्राइजेस प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। यूनियन लेजिस्लेचर कंप्राइजेस प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन से होंगे बेटा? एक होगा लोकसभा, दूसरा होगा राज्यसभा। लोकसभा को हम क्या कहते हैं? हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल, राज्यसभा द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्लियर है? लोकसभा द हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें बेटा, सबसे बढ़िया फीचर जो डेमोक्रेसी का होता है वो यही होता है ना कि लोग अपने मास्टर खुद होते हैं, ठीक है, पीपल्स आर देयर ओन मास्टर्स।
आर्स इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हमारी इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जहाँ पर लोग अपनी पावर को एंजॉय करते हैं किसके थ्रू, अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। बेटा हम इंडिया इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है कि हम कभी भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो बन नहीं सकते, तो हम क्या इलेक्ट करते हैं बेटा, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं जो लोकसभा में बैठकर हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, तो इन अ डेमोक्रेसी में हमने देखा कि जो लोग होते हैं वो खुद अपने मास्टर होते हैं। हमारा इंडिया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है जहाँ पर लोग अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं, अपनी सोवरेन पावर को एक्सरसाइज करते हैं किसके थ्रू, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। तो बेटा अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो जो हमारी पार्लियामेंट है वो क्या है, एक ऐसी बॉडी है जिसमें हमारे अपने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, सुप्रीम पावर को एंजॉय करते हैं। और किसकी सुप्रीम पावर, गवर्नेंस की। तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो सुप्रीम पावर को एंजॉय करते हैं किसके बिहाफ पे, लोगों के बिहाफ पे, और डिसीजंस लेते हैं। क्लियर है। तो द पार्लियामेंट इज़ द बॉडी ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हु हैव सुप्रीम पावर, जिनके पास सुप्रीम पावर है गवर्नेंस की। और ये फीचर कहाँ पर ही अवेलेबल होता है बेटा, सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री में अवेलेबल होता है। बेटा किसी भी कंट्री में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो सुप्रीम पावर होती है गवर्नेंस की वो किसके पास होती है, पार्लियामेंट के पास होती है। और पार्लियामेंट क्या है, बॉडी है लोगों के रिप्रेजेंटेटिव की। क्लियर है, अब तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे लोकसभा को। तो जो लोकसभा है बेटा ये क्या है, हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा को हम एक और नाम से जानते हैं, वो नाम है लोअर हाउस, दूसरा हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा इज़ ऑल्सो नोन एज लोअर हाउस, साथ ही साथ एक और नाम क्या है, हाउस ऑफ द पीपल। जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और उन्हें इलेक्ट करने वाली कौन होती है, भारत की जनता। अगर हम टर्म की बात करें, समय अवधि की बात करें, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो लोकसभा का टर्म होगा, कार्यकाल होगा, वो कितना होगा, 5 साल का होगा। पर बेटा कई बार ऐसा होता है कि ये 5 साल के पहले भी डिज़ोल्व हो जाती है। उसका जो नॉर्मल टर्म है 5 साल का, उसके पहले भी उसे एक्सपायर कर दिया जाता है। और एक्सपायर करने वाले कौन होते हैं, प्रेसिडेंट। और ये किसकी एडवाइस पे होता है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर होता है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो टर्म है लोकसभा का वो 5 ईयर है। हाउएवर इट कैन बी डिज़ोल्व बिफोर एक्सपायरी, इसको एक्सपायरी के पहले भी डिज़ोल्व किया जाता है। ठीक है, और करने वाले कौन होते हैं, प्रेसिडेंट। और किसकी एडवाइस पे करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करते हैं। और जब इमरजेंसी की घोषणा होती है, ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ एन इमरजेंसी, जो पीरियड होता है लोकसभा का उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है 1 साल तक के लिए। ठीक है, अगर किसी कंट्री में इमरजेंसी लगी हो तो लोकसभा का जो टर्म है उसे हम एक्सटेंड करके 1 साल और बढ़ा सकते हैं। जो न्यू लोकसभा होगी उसे विद इन 6 मंथ इलेक्ट करना पड़ेगा आफ्टर द नेशनल इमरजेंसी इज़ लिफ्टेड। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लिफ्ट की जाएगी, नेशनल इमरजेंसी खत्म होगी, उसके 6 महीने बाद ही नई सरकार का चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। मैं कंपोजिशन की बात करूंगी तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है लोकसभा की, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, वो कितनी है, 550। ठीक है। अच्छा बेटा अभी बहुत ही जल्दी डिलिमिटेशन हो जाएगा तो आपको नए फैक्ट्स फिगर याद करने पड़ेंगे। अब हमारे लोकसभा की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अभी डिलिमिटेशन कब होगा ये कंफर्म नहीं है, पर होगा। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है वो 550 है, जिसमें से कि जो 530 मेंबर्स होंगे वो स्टेट से आएंगे और जो बचे हुए 20 मेंबर्स होंगे वो यूनियन टेरिटरी से आएंगे। पहले 2 मेंबर और हुआ करते थे, जो हुआ करते थे एंग्लो इंडियंस, जो 2 सीट्स थी उससे ख़त्म कर दिया गया है। अब पहले 552 मैक्सिमम हुआ करती थी, अब कितनी हो गई है बेटा, 550। क्लियर है। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है वो है 550, क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके 2 जो सीट्स थी एंग्लो इंडियंस की वो खत्म कर दी हैं। नॉट मोर देन 530। अब इस 550 में से 530 मेंबर्स से ज़्यादा कहाँ से नहीं आ सकते, स्टेट से। तो स्टेट से कितने आएंगे, मैक्सिमम 530। और जो 20 आएंगे वो कहाँ से आएंगे, यूनियन टेरिटरी से। और जो 20 मेंबर्स होंगे जैसा कि मैंने बता दिया वो कहाँ से आएंगे, यूनियन टेरिटरी से आएंगे। फिर से एक बात
बहुत ज़्यादा ध्यान से आप लोगों को सुननी है कि जो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट करने का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना, तो जो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ 2020 में, 2020 में हमने हमारे संविधान में चेंज किया और जो नॉमिनेशन हुआ करता था एंग्लो इंडियंस का 2 सीट्स पे, उसे ख़त्म कर दिया। वो जो प्रोविज़न था जिसके अकॉर्डिंग एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन होता था 2 सीट्स पर, वो अब हमने वापस ले लिया है। लोकसभा और जो सर्टेन स्टेट असेंबलीज थी उनमें एंग्लो इंडियंस के लिए प्रोविज़न था पहले, पर अब वो ले लिया गया है वापस। और कब लिया है, किस अमेंडमेंट के थ्रू लिया है? 104th अमेंडमेंट के थ्रू लिया है। तो संविधान में जो 104th कॉन्स्टिट्यूशन में जो 104th अमेंडमेंट हुआ है, कब हुआ है? जनवरी 2020 में हुआ है। इसके अकॉर्डिंग एंग्लो इंडियंस की जो 2 सीट्स नॉमिनेट की जाती थी लोकसभा में, अब वो नहीं की जाएंगी। कुछ स्टेट असेंबलीज़ में भी नॉमिनेशन था, वो भी नहीं होगा। जो रिजर्वेशन था वो प्रोवाइड किया हमने 70 ईयर्स तक, जो एक्सपायर हो गया 25 जनवरी 2022। ये पैराग्राफ से 1 मार्कर या ऑब्जेक्टिव बन सकता है, तो ध्यान में रखना है ना बेटा। अब हम एंग्लो इंडियंस के लिए सीट्स को नॉमिनेट नहीं करते हैं। 70 साल बहुत हमने उनको बेटा रिजर्वेशन दिया, अब हमें नहीं लगता कि उनको रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है। एंग्लो इंडियंस होते कौन थे बेटा? देखो, हमारे इंडिया में पोर्तुगीज़ ने भी रूल किया, फ्रेंच ने भी रूल किया, इंग्लिश ने भी रूल किया। तो फादर अगर पोर्तुगीज़ है, फ्रेंच है, इंग्लिश है और मदर इंडियन है, तो ऐसे बच्चे जो क्या कहलाते थे, उन्हें हम एंग्लो इंडियंस कहते थे। हमने उन्हें 70 ईयर्स रिजर्वेशन दिया और अब ऐसे रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। जो अलॉटमेंट होता है कि भाई लोकसभा में हर स्टेट से कितने रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, ये किसके बेसिस पे होता है बेटा? पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है। और अब ये ही इंडिया के लिए बड़ी प्रॉब्लम बनने वाला है कि भाई पॉपुलेशन के बेसिस पे जब आप रिप्रेजेंटेशन देते हो, तो हमारे साउथ के स्टेट्स का कहना है क्या हम पॉपुलेशन कंट्रोल करके गलती कर रहे हैं, है ना? हम तो पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं, तो हमारे स्टेट की पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। यूपी बिहार में पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम ही नहीं किया जा रहा है, वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो आप तो उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दे दोगे। तो हम क्या गलत हैं? हमें पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करनी चाहिए थी? तो इस बात को लेकर के थोड़ी सी बहस है। तो अब देखो आगे जब डिलिमिटेशन वाला प्रोग्राम होगा तो क्या होता है। पर पहले तो बेटा हमने अलॉटमेंट जो किया था लोकसभा में, वो किस बेसिस पे ही किया था? पॉपुलेशन के बेसिस पे ही किया था। उत्तर प्रदेश इज़ रिप्रेजेंटेड इन लोकसभा बाय 80 मेंबर्स। उत्तर प्रदेश को कितनी सीट्स मिली हैं? 80। महाराष्ट्र को 48, गोवा, मणिपुर, मेघालय को 2 मिली हुई हैं। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे से सुनना कि उत्तर प्रदेश से कितने एमपी आते हैं? 80। महाराष्ट्र से कितने आते हैं? 48। और ये हमने किस बेसिस पे दिया था? पॉपुलेशन के बेसिस पे दिया था। गोवा, मणिपुर, मेघालय से 2-2 मेंबर आते हैं। मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम से सिर्फ 1 ही मेंबर आता है। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा 80, महाराष्ट्र से 48, गोवा, मणिपुर, मेघालय 2 मेंबर, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम 1 मेंबर। अगर यहाँ पर मैंने पढ़ने में कुछ गलती की हो तो देख लेना बेटा कि गोवा, मणिपुर, मेघालय से 2 हैं, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम से 1 है। जो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, वहाँ से 7 मेंबर्स आते हैं लोकसभा में। यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, हाउ मेनी मेंबर्स दे आर सेंडिंग? 7। मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम 1, गोवा, मणिपुर, मेघालय 2। अब अगर हम क्वालिफ़िकेशंस की बात करें कि भाई अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपके पास क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होने चाहिए। कंडीशंस नीडेड फॉर अ पर्सन टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा आर, पहला तो वो इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। अगर आपको लोकसभा में जाना है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के बाद, तो आप तभी जा सकते हो जब आप इंडियन सिटीज़न हो। दूसरा, आपकी एज कम से कम 25 साल तो होनी चाहिए। ठीक है, आपका नाम कंट्री के इलेक्टोरल रोल्स में होना चाहिए, भले वो एमपी से हो, गुजरात से हो, मणिपुर से हो, मेघालय से हो, पर कहीं ना कहीं आपका नाम इलेक्टोरल रोल्स में होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा, वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए।
ठीक है। इंसॉल्वेंसी एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर आपके जो एसेट्स होते हैं वो कम पड़ जाते हैं और आप अपनी लाइबिलिटीज़ को चुका नहीं पाते हैं, ठीक है। जो भी मेंबर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके लोकसभा में जाना चाहता है वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, मतलब मेल हो फीमेल हो, उसके जो डेट हो, जो कर्जा हो, वो उसकी पेइंग कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो उसके डेट हो वो कभी भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए। किससे? एबिलिटी टू मीट हिज फाइनेंशियल कमिटमेंट, उसके जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं वो पूरे कर पा रहा है तो ठीक है। अगर वो अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को पूरे नहीं कर पा रहा है, उसके डेट, उसका कर्जा बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि वो इंसॉल्वेंट है। आप तो एक लाइन में याद करो, व्हेन योर लाइबिलिटीज इज़ मोर दैन योर एसेट्स, जब आपकी लाइबिलिटीज़, देनदारियाँ आपकी संपत्तियों से ज़्यादा हो जाएं, मतलब आप पूरी संपत्ति भी बेच दो तब भी वो लाइबिलिटीज़ को चुका नहीं पाओगे, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंसी। इवन आपने कोई हाउस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी होल्ड ना किया हो अंडर द गवर्नमेंट, मतलब सरकार के अंदर में आप किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड ना करते हो। अगर आप किसी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में भी हैं तो उसे क्या ही कहेंगे? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो आपके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, तब ही आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हो। फिर एक और अच्छी बात कि आप क्रिमिनल नहीं होने चाहिए, ठीक है। ही शी शुड नॉट बी प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल, ठीक है। आप क्रिमिनल नहीं होने चाहिए। दूसरा, आप पागल नहीं होने चाहिए। आप अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए, मतलब पागल ही बोल तो है ना। आप पागल ना हो, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, आप इंडियन सिटीजन हो, आपके पास कोई हाउस ऑफ प्रॉफिट ना हो और आपकी उम्र 25 साल की हो और आप इंसॉल्वेंट ना हो, मतलब आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो आपके एसेट से ज़्यादा ना हो। लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है देनदारी और एसेट का मतलब होता है संपत्ति। भाई अगर मेरे पास उतना लोन है, जितनी संपत्ति है, तो मैं सारी संपत्ति बेचकर वो लोन चुका सकती हूँ, पर अगर लोन ज़्यादा होगा, संपत्तियाँ कम होंगी, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। तो ये कंडीशन आपने फुलफिल कर ली तो आप लोकसभा का मेंबर बन सकते हो। अब डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, किसी भी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो बेटा कब कब आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं? तो पहली कंडीशन है कि आपने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड ना किया हो। अब बेटा जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है इसे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत क्लियरली डिस्क्राइब नहीं किया है। बार बार कोर्ट्स के जो जजमेंट्स थे उनके अकॉर्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कंसेप्ट डेवलप हुआ है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हम ऐसे किसी भी ऑफिस को कह सकते हैं बेटा जहाँ पर गवर्नमेंट अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो, एमलमेंट्स सैलरी देने वाली गवर्नमेंट हो। अगर आप ऐसी किसी पोजीशन में हैं तो आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करते हैं और इस वजह से आप एमपी और एमएलए नहीं बन सकते। ये किया क्यों है? कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो टर्म निकल के आएगी उसको रोकने के लिए कि भाई अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में हैं और आप एमपी और एमएलए बन जाते हैं और उसके लिए कुछ ऐसा करने लगते हैं जहां पर आपके प्रॉफिट बढ़ जाए, आपकी सैलरी बढ़ जाए, तो ये नहीं चाहती है सरकार। इसीलिए अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करते हो तो आप एमपी और एमएलए नहीं बन सकते। क्लियर है? चलो, तो अगर कोई व्यक्ति ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करेगा अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तो आप कभी भी एमपी एमएलए नहीं बन सकते। पर इसमें भी एक एग्जम्पशन है बेटा कि पार्लियामेंट ने बाय लॉ कुछ ऑफिसर्स को एग्जाम किया है कि भैया ये व्यक्ति ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करते हुए भी, इस पोजीशन को होल्ड करते हुए भी ये पोजीशन ले सकता है। क्लियर है बेटा? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आया वो फिर भी सुनिए। दिस टर्म जनरली रेफर्स टू एनी पोजीशन दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल बेनिफिट और सैलरी फ्रॉम द गवर्नमेंट। बहुत सारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, पब्लिक एंटिटीज़ हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है? चलो, दूसरा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों के ही अंदर में अगर आप ऑफिसर हैं तो एमपी एमएलए नहीं बन सकते। कुछ ऑफिसर्स को हमने एग्जाम किया है, पार्लियामेंट ने लॉ बना के, नहीं भैया अगर आप इस ऑफिस में हो तब भी आप एमपी और एमएलए बन सकते हो। अगर कोई मेंबर उस एग्जेम्प्टेड पोजीशन पर है तब भी वो एमपी और एमएलए बन सकता है। अब एक बात और बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना, ये जो बात लिखी होगी ना, बट नॉट अ मिनिस्टर फॉर द यूनियन और फॉर अ स्टेट, इसका मतलब क्या है
कि बेटा अगर आप यूनियन लेवल पे, स्टेट लेवल पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर आप मिनिस्टर हैं तो इसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। मिनिस्टर्स आर टिपिकली इलेक्टेड मेंबर्स, क्योंकि मिनिस्टर इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो सिग्निफिकेंट रोल्स को होल्ड करते हैं गवर्नमेंट में, और इनकी पोजीशंस को अलग से रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है, तो आप अगर मिनिस्टर हैं या सेंट्रल मिनिस्ट्री में मिनिस्टर हैं या स्टेट मिनिस्ट्री में मिनिस्टर हैं तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर हैं। क्लियर है? अगर आप मिनिस्टर हैं, भले सेंट्रल मिनिस्ट्री में या स्टेट मिनिस्ट्री में हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करते हैं। समझ में आया? ये जो कंसेप्ट है मैं इसको उसका डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बेटा बहुत उलझी हुई चीज़ है, आप यूट्यूब पे भी बार बार सर्च करोगे तो समझ में नहीं आता है। ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है इसको लाने का सिर्फ एक ही पर्पस था, प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब में अथॉरिटी पहले ही हो और आप मिनिस्टर बन गए तो आप उस जॉब में कितना एडवांटेज ले सकते हो, ये एडवांटेज ना लो, इसीलिए हमने इसी को प्रिवेंट करने के लिए हमने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के कंसेप्ट को डेवलप किया है। क्लियर है? आप कोई अनड्यूली इन्फ्लुएंस ना करो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, है ना। इस सब को रोकने के लिए हमने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के कंसेप्ट को डेवलप किया है। दूसरा बेटा कि आप अनड्यूली उस पोजीशन को इम्पैक्ट ना करो, ये तो था ही था। बेटा पॉलिटिकल ऑफिसेस की भी तो इंटेग्रिटी होती है ना, उस इंटेग्रिटी को बचाने के लिए ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के कंसेप्ट को डेवलप किया है। ठीक, कोई बात समझ में आ गया? चलो, अच्छा, इस बात को मैंने 3 मिनट इसीलिए दिए हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी ब्रॉड आउटलाइन आपके दिमाग में बन जाए। मिनिस्टर होना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, इफ़ ही शी इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर वो पागल है, विकृत चित्त का है, मतलब उसका दिमाग प्रॉपर काम नहीं करता है, और ये साबित किसने किया है? कोर्ट ने, तो भी वो एमपी नहीं बन सकता। इफ़ ही शी इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, अगर न्यायालय ने घोषित किया है कि भाई ये पागल है, इसका दिमाग प्रॉपर काम नहीं करता, तो ये कभी भी एमपी बन ही नहीं पाएगा। देन अगर आप इंसॉल्वेंट है, आपका दिवालिया निकल चुका है, आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो आपके एसेट से ज़्यादा हैं, तो भी आप एमपी नहीं बन सकते। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अगर कोई व्यक्ति इंडिया का सिटीजन नहीं है, उसने वॉलंटरली अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से किसी और कंट्री की सिटीजनशिप को ले लिया है, या वो किसी विदेशी शक्ति के प्रति निष्ठावान है ना, अपनी जो एलिजेंस है वो किसको दे रखी है, उसने फॉरेन पावर को दे रखी है, तो ऐसा व्यक्ति भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता। ये जो वर्ड एलिजियंस है इसका मीनिंग क्या होता है? सपोर्ट फॉर अ लीडर और गवर्नमेंट। अगर आपने किसी और कंट्री की गवर्नमेंट को, लीडर को सपोर्ट प्रोवाइड कर रखा है तो भाई हम कैसे आपको इंडिया का इंडिया का एमपी बनने दें? बिल्कुल नहीं बनने देंगे। ठीक है, दूसरी बात, आपकी जो निष्ठा है ना, आपका जो समर्थन है उसे क्या कहते हैं? एड्योरेंस। अगर आप किसी फॉरेन पावर के लिए निष्ठावान हैं, है ना, अपना सपोर्ट आप उसको दे रहे हैं, तो हम आपको एमपी नहीं बनाएंगे। एक और क्लॉज है बेटा जिसके अकॉर्डिंग भी आप एमपी नहीं बन सकते, वो ये है, अगर कोई लॉ जो पार्लियामेंट ने बनाया हो उसके अंतर्गत आप डिस्क्वालीफाइड होते हैं, तब भी आप एमपी नहीं बन सकते। बेटा अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि अगर करंट मेंबर किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का, भले लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, क्या उसके ऊपर भी ये डिस्क्वालिफिकेशन लागू होता है? तो बेटा होता है। ऐसे केस में प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल होता है, और वो किसका भी ओपिनियन लेता है? इलेक्शन कमीशन का। ठीक है, द प्रेसिडेंट डिसीजन इन अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन शैल बी फाइनल। फिर से सुनो, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज़ बिकम सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द अबव डिस्क्वालिफिकेशन, ऑलरेडी जो अभी पार्लियामेंट का मेंबर है, भले वो किसी भी हाउस का, लोकसभा राज्यसभा के, उसके ऊपर भी ये डिस्क्वालिफिकेशंस लागू होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं। और इसमें किसका डिसीजन फाइनल होगा? प्रेसिडेंट का, और वो पहले बात किससे करेगा? इलेक्शन कमीशन से। बेटा उस मेंबर के ऊपर पेनाल्टी भी लगाई जाएगी, और पेनाल्टी में भी इम्पोज्ड
किस पर्सन के ऊपर ये पेनाल्टी लगाई जाएगी? जो बैठा हुआ है पार्लियामेंट में, वोट दे रहा है पार्लियामेंट में और उसको ये पता है कि वो क्वालिफाइड ही नहीं है यहाँ बैठने के लिए, वोट डालने के लिए, ठीक है, और अगर फिर भी वो ऐसा कर रहा है तो उसके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाएगी। आ पेनाल्टी में भी इम्पोज्ड अपॉन अ पर्सन हु सिट्स और वोट्स इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट नोइंग दैट ही इज़ नॉट क्वालिफाइड, दैट ही इज़ डिसक्वालीफाइड, वो क्वालिफाइड ही नहीं है या डिसक्वालीफाइड है इस मेंबरशिप के लिए, फिर भी बैठा है, वोट डाल रहा है, तो फिर तो उसके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाएगी। ये लास्ट टॉपिक है जो इस पार्ट के अंदर हम कवर कर रहे हैं। इस टॉपिक के बाद मैं वीडियो एंड कर दूँगी। तो बेटा वैकेशन ऑफ सीट्स अब हम पढ़ेंगे। जो सीट्स होती हैं मेंबर की, भले ही वो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में हो, वो वैकेंट होती हैं। किस सिचुएशन में वैकेंट होती हैं बेटा? कई बार मेंबर खुद रिज़ाइन कर देते हैं अपनी सीट से, ठीक है, स्पीकर को राइटिंग में दे देते हैं अगर वो लोकसभा का है, चेयरमैन को राइटिंग में दे देंगे अगर वो राज्यसभा का है। राज्यसभा में कौन होता है बेटा? चेयरमैन होता है, जो ये देखता है कि प्रोसीडिंग्स प्रॉपर हो रही हैं कि नहीं, जो कंडक्ट है वो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। ऐसे ही लोकसभा में कौन होता है? स्पीकर। तो बेटा वो दोनों में से किसी भी हाउस का होगा, लोकसभा का होगा या राज्यसभा का होगा, अगर उसने रेजिग्नेशन दे दिया है वो भी राइटिंग में, तो वो सीट वैकेंट हो जाएगी। दूसरा बेटा आपकी सीट को तब भी वैकेंट मान लिया जाएगा अगर आप बिना परमिशन के एब्सेंट रहेंगे फ्रॉम ऑल मीटिंग्स फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज़। जितनी भी मीटिंग्स हुई, अगर आप 60 डेज़ एब्सेंट रहे तो भी आपकी सीट को वैकेंट माना जाएगा। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि के लिए सारी मीटिंग से, सारी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो भी वो सीट एब्सेंट मानी जाएगी। पर ये जो कंप्यूटेशन, ये कैलकुलेशन जो करते हैं ना बेटा हम, ये 60 डेज़ का, इसमें हम उस पीरियड को इंक्लूड नहीं करते बेटा जब सदन स्थगित रही, प्रोरोग्ड रही, एडजर्न रही, तो इस पीरियड को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। फिर से एक बार सुन लो, ये जो कंप्यूटिंग पीरियड है जो 60 डेज़ का, इसकी कैलकुलेशन के टाइम में हमने उस टाइम पीरियड को ध्यान में नहीं रखा है जिस टाइम में जो सदन थी, पार्लियामेंट थी, वो या तो स्थगित रही हो, है ना, या 4 लगातार दिनों के से अधिक समय के लिए स्थगित रही हो। अगर वो 4 कंसेक्यूटिव डेज से ज़्यादा भी अगर स्थगित रहती है, एडजर्न रहती है, तो उस पीरियड को भी 60 डेज़ के पीरियड में इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इफ़ अ मेंबर बिकम सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई मेंबर डिस्क्वालीफाइड होता है उन नियमों के अनुसार जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग है, तो वो सीट भी वैकेंट मानी जाएगी। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति बेटा ऑलरेडी मेंबर था स्टेट लेजिस्लेचर का, या वो इलेक्ट हुआ है पार्लियामेंट के लिए, तो उसे एक सीट वैकेंट करनी पड़ेगी, भले ही वो पार्लियामेंट की सीट छोड़ दे या स्टेट लेजिस्लेचर की सीट छोड़ दे। पार्लियामेंट की छोड़ेगा तो वहाँ पर वैकेंसी आ जाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर का छोड़ेगा तो वहाँ पर वैकेंसी आ जाएगी। फिर से ध्यान से सुनो, अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी मेंबर है स्टेट लेजिस्लेचर का, है ना, और उसको इलेक्ट किया गया है पार्लियामेंट के लिए भी, तो उसे एक सीट को वैकेंट करना पड़ेगा, चाहे तो वो स्टेट लेजिस्लेचर की करे या वाइस वर्सा पार्लियामेंट की छोड़े, कहीं की भी एक छोड़ेगा। देन एक व्यक्ति तब भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन क्या होता है? इलेक्शन जीतने के बाद अपनी पार्टी को चेंज करना, किसी पार्टी से इलेक्शन जीते, किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो उसे क्या कहते हैं? डिफेक्शन। और इस डिफेक्शन को बंद करने के लिए क्या आया था? एंटी डिफेक्शन लॉ। तो अकॉर्डिंग टू एंटी डिफेक्शन लॉ, जब कोई भी मेंबर अपनी मेंबरशिप को छोड़ता है, ठीक है, गिव्स अप मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी और वोट्स अगेंस्ट द डायरेक्शन गिवन बाय द पार्टी टू विच ही बिलोंग्स, भाई पार्टी मना कर रही है कि अभी इस टाइम में आपको नहीं छोड़ना, फिर भी मेंबर छोड़ देता है, भी वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा बीइंग अ मेंबर ऑफ हाउस, प्रोवाइडेड देयर इज़ नॉट अ स्प्लिट इन द पार्टी विथ एट लीस्ट 1/3 ऑफ इट्स मेंबर। देखो स्प्लिट का केस अलग है कि भाई 1/3 मेंबर स्प्लिट हो रहे हैं तो वो एंटी डिफेक्शन के अंदर नहीं आएगा। पर अगर कोई व्यक्ति इलेक्शन जीतने के बाद अपनी पार्टी चेंज करता है, अपनी पार्टी के अगेंस्ट में जाता है, ठीक है, दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है, तो इकाई के अंदर आ जाएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर आ जाएगा। बेटा ये वीडियो हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट से हम लोग डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें।